नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। नीति आयोग को मिला नया सीईओ। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर के नाम पर लगी मोहर। अमिताभ कांत की लेंगे जगह। 30 जून को खत्म हो रहा है अमिताभ कांत का कार्यकाल। दिल्ली के सीएम और नए उपराज्यपाल में दिक्कतें हुई शुरू। विनय कुमार सक्सेना ने रोक ली केजरीवाल की कुछ फाइलें, जिसके बाद सीएम के सिंगापुर दौरे पर लग सकता है ग्रहण। जर्मनी के दौरे पर फिर जाएंगे पीएम मोदी। 25 जून को जर्मनी के लिए होंगे रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 462 अंक की उछाल के साथ 52,728 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 143 अंक की बढ़त के साथ 15,699 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के महाभारत से जुड़ी है। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने रची है साजिश, लेकिन बीजेपी ने किसी भी साजिश से कर दिया है इनकार। वहीं एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के 5 स्टार होटल से 3 घंटे तक रहे गायब। तो इन 3 घंटों में शिंदे ने किससे की मुलाकात, ये बड़ा सवाल है। तो आज दिन भर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर। अब सुप्रीम कोर्ट कब करेगा सुनवाई। चर्चा होगी अग्निपथ पर घिरी मोदी सरकार की। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर वार की और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी घमासान फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। शय मात का खेल जारी है, लेकिन इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो कल भी उद्धव के साथ थे और आज भी हैं। वहीं संजय राउत ने भी बागी विधायकों को 24 घंटे में वापसी का अल्टीमेटम दे दिया है। इस अल्टीमेटम के बाद बागी नेता एकनाथ शिंदे 3 घंटे के लिए गुवाहाटी के होटल से गायब रहे। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बीच उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि शिंदे अब तक बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं उद्धव सरकार पर खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पूरे सियासी महाभारत पर बीजेपी की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि बीजेपी खुलकर नहीं आ रही है सामने। क्यों बीजेपी नहीं खोल रही है अपने सियासी पत्ते? क्या बीजेपी उद्धव सरकार के गिरने का कर रही है इंतजार? देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में पार्टी प्रमुखों के साथ मंथन कर रहे हैं, तो पार्टी के कई विधायक 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू से ठाकरे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 38 विधायक हैं, लेकिन उनके दावे को चुनौती देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि किसके पास कितनी संख्या है, ये विधानसभा में तय हो जाएगा। शिवसेना विधायकों की जोड़तोड़ के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकरे का नाम लिए बिना ये लोग नहीं रह सकते हैं। कभी शिवसेना के साथ जीने की बात कहते थे, अब पार्टी तोड़ना चाहते हैं। पिछले 6-7 महीने से मैं बीमार हूँ, लेकिन अभी भी लड़ने की इच्छा शक्ति है। मुझे सत्ता का मोह नहीं है, इसलिए मैंने सीएम हाउस छोड़ा है, मुख्यमंत्री का पद नहीं। मैं लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। जो सूखे पत्ते हैं उन्हें जाने दो, हरे पत्ते फिर आ जाएंगे। पार्टी में बगावत पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग गुवाहाटी गए हैं वो सिर्फ पैसे के लिए गए हैं। इस बीच एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी शिवसेना के साथ रहेगी। शरद पवार के साथ अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है। दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से भी एनसीपी और शिवसेना नेताओं ने मुलाकात की है, जिन्होंने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। बागी विधायकों की सदस्यता पर आई मुश्किल को देखते हुए अब शिंदे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की है। ऐसे में महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी ड्रामे में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। महाराष्ट्र की इस महाभारत का क्या होगा अंजाम, इसके लिए अभी करना होगा कुछ दिनों का और इंतजार। वहीं यूपी की योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी सवालों के घेरे में है। योगी सरकार की मनमानी और एक खास समुदाय को टारगेट करने की रणनीति अब भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन का अब विरोध हो रहा है। वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, तो क्या हुआ आज कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट।
यूपी की योगी सरकार जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई का गुणगान करती है वो अब मुश्किलों में घिरी हुई है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि यूपी की योगी सरकार अपना जवाब दाखिल करे और योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल भी किया। वहीं इस मामले में आज भी सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 29 जून को होगी। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के सामने आज याचिका पर सुनवाई होनी थी। वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और आज सरकार के हलफनामे पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन इस पूरे मामले में योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है और अपनी इस एक तरफा कार्रवाई के कारण सभी के निशाने पर आ गई है, क्योंकि सरकार उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया, जबकि सरकार ने नुपुर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यही लोगों के गुस्से का कारण है। हालांकि सरकार अपनी सफाई पेश करने में लगी हुई है, लेकिन फैसला तो कोर्ट ही लेगा। ऐसे में अब सभी को 29 जून को होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार है। बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून की तारीख दी है, क्योंकि योगी सरकार अपने बचाव की दलीलें नहीं रख पा रही है। इधर अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार को ये स्कीम वापस लेनी होगी। तो वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब किसान और देश का नौजवान मिलकर अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का क्या रहा असर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। अब अग्निपथ स्कीम के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा भी आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा सड़कों पर उतरा। देश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पहले छात्रों ने बवाल किया और फिर राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई और अब किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान के सीकर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। सीकर के संयुक्त संघ मोर्चा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में योजना के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि योजना से देश की सुरक्षा को खतरा तो है ही, साथ ही केंद्र सरकार इससे अडानी और अंबानी के लिए गार्ड तैयार कर रही है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रही युवाओं का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर 27 जून को विरोध जताएंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन करके केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं की दलील है कि इस साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। केंद्र सरकार के विभागों में करीब 25 लाख पद खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको भरने की बजाय सेना की भर्ती में ही युवाओं को ठेके पर ले रही है, जिससे देश भर के युवा में नाराजगी है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अग्निपथ के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी के बैनर तले 27 जून को ही जोधपुर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में भी विपक्ष एकजुट है। 2 दिन पहले पटना में महागठबंधन सड़कों पर उतरा था और सड़कों से इसे वापस लेने की मांग की थी। वहीं आज भी सदन के बाहर विपक्ष ने अग्निपथ का विरोध किया। किसान पहले भी अपने आंदोलन से मोदी सरकार को घुटने पर ला चुके हैं। अब अग्निपथ पर किसानों का विरोध क्या रंग लाता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आज फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। राहुल गांधी भले ही ईडी का सामना कर रहे हों, लेकिन उनके तेवरों में कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। राहुल ने कहा है कि देश का प्रधानमंत्री घमंडी है, जो सिर्फ अपने मित्रों की सुनता है। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान बड़े ही जोर शोर से किया गया। मोदी सरकार का हर मंत्री अग्निपथ स्कीम के फायदे गिना रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में नौजवान इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम को किसी भी कीमत पर वापस लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निपथ स्कीम का विरोध किया है। अग्निपथ स्कीम को देश के लिए बेस्ट योजना बताने वाली मोदी सरकार को राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है,
एक तरफ देश के परमवीर हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। क्या एक नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? राहुल ने अपने इस ट्वीट में अग्निपथ योजना के साथ साथ पीएम मोदी को घमंडी और तानाशाह करार दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एक खबर भी शेयर की है। इस खबर में परमवीर चक्र विजेता और सियाचिन लड़ाई के हीरो रहे पूर्व कैप्टन बाना सिंह का बयान है। इस बयान में बाना सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना देश को बर्बाद कर देगी। इस नई भर्ती योजना से पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। साथ ही बाना सिंह ने कहा है कि इस योजना को सब पर थोपा गया है जो तानाशाही के समान है। इसी खबर को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को सीधे चुनौती देते हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भी पीएम मोदी के निशाने पर रहते हैं। आपको बता दें कि ईडी अब तक राहुल गांधी से 56 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। ईडी की इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल भी चलता रहा। कांग्रेस का मानना है कि ईडी के बहाने मोदी सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। राहुल लंबे वक्त से पीएम मोदी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। राहुल के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। राहुल ने साफ कर दिया है कि ईडी भी अब उन्हें चुप नहीं करा सकती है। वहीं देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला 18 जुलाई को होगा, लेकिन उससे पहले नामांकन का दौर जारी है। आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ मुर्मू ने विपक्षी दलों के नेताओं को फोन कर उनके समर्थन की अपील की है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गजों की ये तस्वीर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को साफ बयां कर रही है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी उनके प्रस्तावक बने। उन्होंने 4 सेट में नामांकन भरा। वहीं बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, जेडीयू, बीजेपी के नेता जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी नामांकन में पहुंचे थे। दिग्गजों का ये जमावड़ा विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए है। अब भले ही बीजेपी ताकत दिखा रही हो, लेकिन बहुमत के आंकड़े से करीब 13,000 वोट उसके पास कम हैं। यही वजह है कि अन्य दलों से समर्थन की मांग की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की अपील की। द्रौपदी मुर्मू के इस फोन का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, लेकिन समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी। उन्होंने मुर्मू से कहा कि पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। हालांकि ममता का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। वो 27 जून को नामांकन भरेंगे। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन देता है किसका साथ। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के दांव से भले ही एनडीए खुद को मजबूत दिखाए, लेकिन बीजेपी जानती है कि विपक्ष के समर्थन के बिना उनकी जीत मुमकिन नहीं है। 2002 गुजरात मामले में जाकिया जाफरी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई, लेकिन आज गुजरात दंगों पर देश की सर्वोच्च अदालत से भी जाकिया जाफरी को निराशा मिली है। साल 2002 के गुजरात दंगों को कौन भूल सकता है। इन दंगों के जख्म आज भी पीड़ित लोगों की आंखों में आंसू ले आते हैं। इन दंगों की वजह से गुजरात पूरी दुनिया के केंद्र में आ गया था। 2002 में 1000 से ज्यादा मुसलमानों का खून बहा दिया गया था। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने यह अर्जी 2018 में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दंगों के मामलों की जांच कर रही एसआईटी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई। इनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि जाफरी के पति की गुलबर्ग सोसाइटी में दंगों के दौरान जान चली गई थी। उन्होंने दंगों के पीछे की बड़ी साजिश होने का दावा किया और 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों की निगरानी के दौरान 2011 में एसआईटी के आरोपों की जांच कराने का निर्देश दिया था। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर
क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक अपील गुजरात हाईकोर्ट के सामने भी लाई गई, जिसने 5 अक्टूबर 2017 को इसे ठुकरा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई 14 दिनों तक चली और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी SIT की तरफ से पेश हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी याचिकाकर्ताओं को निराशा मिली है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं, महंगाई ने कैसे आम आदमी के घर में डेरा डाला है। देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां एक तरफ RBI खुले तौर पर ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद्य सामग्री पर बढ़ रही महंगाई पीछे के दरवाजे से लोगों के घरों में दस्तक दे रही है, जिसकी वजह से उनका जीना बेहाल हो गया है। जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो लोगों को साफ साफ पता लग जाता है, लेकिन जब बड़ी कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो महंगाई दबे पांव घर के अंदर आती है। साबुन, शैम्पू से लेकर बिस्किट बनाने वाली कंपनियों ने इस तरह ग्राहकों को बढ़ती महंगाई के दौरान झटका दिया कि ज्यादातर लोगों को इसकी हवा भी नहीं लगी। दरअसल ज्यादातर कंपनियों ने चीजों के दाम भले ही ना बढ़ाए हों, लेकिन वजन जरूर घटा दिया है। ये सच है, कमोडिटी के दामों में बढ़ोतरी के चलते FMCG कंपनियों की लागत बढ़ी है। खासतौर से गेहूं, चावल, दाल, खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी का असर FMCG कंपनियों पर पड़ा है। तो महंगे डीजल ने उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा दिया। कंपनी पर बोझ बढ़ा तो मुनाफा घटा, तो कंपनियों ने दाम भी बढ़ाए। पर दाम बढ़ाने की भी एक सीमा है, क्योंकि FMCG कंपनियां जानती हैं कि दाम बढ़ाने के बाद मांग में कमी आएगी तो इसका बुरा असर कंपनी पर पड़ेगा। ऐसे में इन कंपनियों ने रास्ता निकाल लिया। एक तरफ शुरुआती दिनों में दाम में बढ़ोतरी की, पर बाद में कंपनियां दाम बढ़ाने से परहेज करने लगी और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के वजन को घटाना शुरू कर दिया। इस माध्यम से FMCG कंपनियों को डबल फायदा होगा। पैकेट छोटा होने से एक बार से ज्यादा पैकेट ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च तो बचता ही है, साथ ही प्रोडक्ट का वजन घटाकर कंपनी मार्जिन को बनाए रखने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन ग्राहकों को इसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।